नमस्कार। इसके पहले कि हम हमारी ये कहानी शुरू करें, मैं आप सबसे कुछ पूछना चाहूँगी। हम सबका एक नाम होता है जो अक्सर हमारे माता पिता हमारे लिए चुनते हैं, जो आगे जाकर हमारी मूल पहचान बनता है। मगर क्या आप जानते हैं कि ये एक नाम कितना पावरफुल होता है? ये नाम ही है जो एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी, उसके थॉट्स, यहाँ तक कि उसके भविष्य पर भी अपना गहरा प्रभाव रखता है। कितना इन्फ्लुएंस होता है हमारे इस एक नाम का हमारे जीवन में, जानते हैं इस कहानी से। तो चलिए साथ में समझते हैं द पावर ऑफ नेम। अध्याय 1। समीर कुमार। नाम समीर कुमार। पिता का नाम केसरी जगत। उम्र 18 वर्ष। जाति पता नहीं। क्यों पता नहीं। स्कूल में क्या लिखा है? साहब झल्ला गए। आदिवासी, इस बार उत्तर दिया टीचर ने। अनुसूचित जनजाति छात्रावास से लगे स्कूल में एग्जाम फियर एवं परीक्षा में फेल होने पर बच्चे क्यों आत्महत्या करते हैं विषय पर काउंसलिंग सेशन में सब इंस्पेक्टर रामजी तोमर 12वीं कक्षा के बच्चों से रूबरू थे। बच्चों के बीच जाने का कोई ना कोई मौका तोमर साहब निकाल ही लेते थे। हाल ही में पुलिस में भर्ती हुए थे। शादी नहीं हुई थी पर प्यार जारी था। डीएसपी बलवंत सिंह की बेटी से 3 साल पुराना रोमांस था और कहते थे कि उसी की प्रेरणा से पुलिस में भर्ती हुए थे। जानकी का फाइनल ईयर था एमए में। डीएसपी बलवंत सिंह अब दोनों के रिश्ते को लेकर सीरियस थे। रिटायर होने वाले थे। सोच रहे थे कि जल्दी दोनों की शादी हो जाए। इकलौती लड़की थी। जीवन भर ईमानदार रहे और इस बात के लिए विभाग ने उन्हें कभी माफ नहीं किया। ऊपर वालों पर तो नहीं, पर ऊपर वाले पर भरोसा था और यह संतोष भी कि ईश्वर ने जरूर उन्हें उनकी सदाशयता और ईमानदारी का सिला दिया था, जो इतना होनहार लड़का दामाद के रूप में मिला रहा था। ऊर्जावान रामजी कोतवाली में सब इंस्पेक्टर के रूप में पदस्थ थे। अपनी ड्यूटी के साथ 2 काम जरूर करते थे, जैसे उनकी हॉबी हो। एक तो बच्चों को प्रेरित करना और दूसरा किसी न किसी बहाने रोज जानकी से मिलना। उस रोज भी यह जानकर कि बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है, हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों के बीच चले गए थे। स्कूल में सभी जाति धर्म के छात्र थे। पास में लगे आदिवासी बालक छात्रावास के बच्चे भी पढ़ते थे। समीर की वाक्पटुता ने तोमर साहब को प्रभावित किया और इसलिए उसका परिचय ले रहे थे, किंतु पुलिसिया रौब था कुछ आवाज में, पर समीर कहाँ झुकने वाला था। अंत में बात संभाली क्लास टीचर गुप्ता जी ने। समीर की जाति का विवरण दी, साथ ही यह भी बताया कि आदिवासी बालकों के लिए बने शासकीय छात्रावास में समीर का मुकाम था। रामजी स्कूल से तो चले गए, पर समीर की बातें दिमाग से नहीं जा रही थी। शाम को जानकी के साथ पंडित रेस्टोरेंट में थे, जो दोनों ही घड़ी 2 घड़ी सुकून के साथ बैठने के लिए शहर से बाहर पसंदीदा जगह थी। क्या बात है, कुछ खोए खोए से हो? जानकी ने पूछा। कुछ नहीं जान, आज स्कूल गया था, एक बालक मिला, बड़ी प्रखर बुद्धि वाला। कई प्रश्न किए मुझसे। पुलिस क्या करती है? क्यों एक एक अपराधी को पकड़ने में ही अपनी पूरी क्षमता लगा देती है? समाज का वातावरण क्यों नहीं ऐसा बनाया जाता कि लोग पुलिस से डरे भी और प्यार भी करें? उससे क्या होगा? मैंने प्रति प्रश्न किया। अपराधी प्रवृत्ति के लोग इससे नियंत्रित होंगे और अपराध घटेंगे। तुमको बना दे तो क्या करोगे? मैंने वही घिसा पिटा सवाल किया जो हम लोग अक्सर करते हैं जब लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं। कहते हुए शांत हो गए तोमर साहब। उसने क्या कहा? कहा, मैं दोनों हाथों से काम करूंगा, एक से सज्जनों की मदद, दूसरे से दुर्जनों का नाश। उसका उत्तर सुन मैं अवाक रह गया। फिर मैंने पूछा कि क्या हम लोग दोनों हाथों से काम नहीं करते? तो कहता है, हाँ शायद। यह शायद ना, अब कह दिया तो क्या हो गया? क्यों इतना मन पे ले रहे हो? नहीं जान, मैं उसके उत्तरों के कारण विचलित नहीं हूँ, बल्कि यह सोचकर परेशान हूँ कि इतना प्रतिभाशाली बालक कहीं पीछे ना छूट जाए निजी परिस्थितियों के कारण। तो क्या प्लानिंग है? जानकी ने जानना चाहा। मैं उससे हॉस्टल में जाकर मिलूंगा, फैसला कर लिया तोमर साहब ने। बनवारी लाल शर्मा आदिम जाति छात्रावास के अधीक्षक के रूप में 3 साल पहले ही आए थे। सहज, मिलनसार, बच्चों को प्रोत्साहित करने और उनकी व्यवस्थाओं में कोई कमी न रहे, इसलिए ज़्यादा समय छात्रावास में ही देते थे। देर रात ही परिवार में लौटते थे।
जिसमें पत्नी और एक बेटी थी जो अभी पढ़ रही थी। समीर को 1 साल हो गया था जब शर्मा जी आए थे। वैसे तो सभी बालकों के प्रति उनका स्नेह था, पर समीर का साहस, अपने साथियों के लिए खतरे लेना, उनके लिए हमेशा खड़े रहना शर्मा जी को शुरू से ही प्रभावित कर गया था। सरकारी हॉस्टल में काफ़ी खुली जगह थी। इससे पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर शर्मा जी ने बगीचा और किचन गार्डन बच्चों के साथ मिलकर तैयार किया था और इस काम में समीर ही उनकी सबसे ज़्यादा मदद करता था। धीरे धीरे दोनों में गुरु शिष्य जैसा संबंध बन गया था। शर्मा जी ने जब सुना कि दरोगा जी आए हैं तो जैसे अमूमन होता है, पुलिस का नाम सुनते ही चिंतित हो गए। अपने ऑफिस में बिठाकर जब आने का कारण पूछा तब मालूम पड़ा कि तोमर साहब समीर से मिलने आए हैं और उसकी प्रतिभा उन्हें यहाँ खींच लाई है, तो भावुक हो गए। बड़ा होनहार बालक है साहब, मुझे भी यही लगा जब मैं उससे स्कूल में मिला था। बुद्धि तो इतनी तेज है कि एक बार किसी पाठ को देख भर ले और कंठस्थ हो जाता है, पर बड़ा जिज्ञासु है। क्यों, कैसे, कहाँ, सब पूछता है। समाज में असमानता, अमीरी, गरीबी और शोषण पर जरूर बेबाक है। इसलिए तो मैं आया हूँ शर्मा जी। आपसे मिला तो लग रहा है कि आप बच्चों के साथ बहुत इन्वॉल्व हैं। क्या करेगा यह बालक आगे, कोई आपने योजना बनाई है? कहता है गाँव जाएगा, घर में बूढ़ी माँ है, थोड़ी सी खेती है, माँ का हाथ बटाएगा। पर आगे की पढ़ाई मैंने बहुत समझाया, कहता है पढ़ लिया जितना पढ़ना था। अरे ऐसे कैसे? बुलाइए, मैं अभी बात करता हूँ। शर्मा जी ने समीर को बुलावा भेजा। कुछ ही देर में समीर अपने कमरे से अधीक्षक कक्ष में आया और शर्मा जी के साथ बैठे पुलिस अधिकारी को नमस्कार कर खड़ा हो गया। एक तरफ सफेद शर्ट और खाकी पैंट में 6 फुट से कुछ ही कम बलिष्ठ सांवला समीर बेहद आकर्षक लग रहा था। तोमर साहब ने देखा तो देखते ही रह गए। समीर, इन्हें पहचाना? शर्मा जी ने मौन तोड़ा। जी सर, सब इंस्पेक्टर तोमर साहब हैं, कुछ दिन पहले स्कूल में आए थे। तब तो तुम्हें यह भी ध्यान होगा कि तुमने क्या कहा था। इस बार तोमर साहब बोले। जी सर, तुमने कहा था ना कि तुम्हें यदि पुलिस अधिकारी बना दिया जाए तो तुम दोनों हाथों से काम करोगे। तोमर साहब ने याद दिलाया तो शर्मा जी भी रोमांचित हो गए। इस बार कहा था सर, तो हम और शर्मा जी यही काम से तुमसे बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारे जैसा बालक जरूर पुलिस में आए। अरे सर, मैं कहाँ, इतना पढ़ लिया बहुत है। अब तो गांव जाना है, बूढ़ी माँ का हाथ बटाना है, मक्का उगाना है। माता पिता तो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तभी तो यहाँ भेजते हैं। उन्होंने कभी कहा कि उनका हाथ बटाना आ जाओ? वो कभी नहीं कहेंगे, पर कोई और सहारा नहीं है मेरी माँ का। मुझे ही उनकी देखभाल करना है। तुम्हारा गांव मोहल्ला भी एक परिवार की तरह होगा, वहाँ सभी एक दूसरे की देखभाल कर लेंगे। तुम्हारे अंदर माता ने ऊर्जा देखी है, तभी तो तुमसे आशा लगाई है। गरीबी हर आशा को निराशा में बदल देती है साहब। गरीबी इस बीच में कहाँ से आ गई? स्कूल की पढ़ाई अलग बात थी साहब, पढ़ना फ्री, रहना फ्री, खाना फ्री, पर कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा? नहीं साहब, मैं बूढ़ी माँ पर बोझ नहीं बन सकता। कौन कहता है तुम माता पर बोझ बनो? कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। पर क्यों? आप इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं मुझ पर? मेहरबानी नहीं, इन्वेस्टमेंट है जिसका लाभ मिलेगा आगे मुझे भी, समाज को भी। और फिर मैं बिल्कुल फ्री नहीं कर रहा, तुमसे वसूल लूंगा ब्याज सहित। ब्याज सहित? और मैं ना दे पाया तो? यदि तुम देने लायक नहीं होते तो मैं यहाँ आता ही क्यों? माना आपने पढ़ाई का खर्चा उठा दिया, पर रहने की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। कॉलेज में कहाँ है हॉस्टल? रहने की व्यवस्था मैं कर दूंगा। शर्मा जी बोले तो दोनों उन्हें देखने लगे। हाँ, मैं जहाँ रहता हूँ उस मकान में ऊपर एक कमरा है जिसमें टॉयलेट अटैच है। अब हम 3 लोग के परिवार नीचे के पोर्शन से ही काम चल जाता है। पर सर, आपके परिवार को दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत? अरे, बेटी को भाई न होने का मलाल होता है। तुम्हारे जैसा बड़ा भाई मिल गया तो वो सबसे ज़्यादा खुश होगी। और माँ जी को? उनके भी उलाहने बंद हो जाएंगे। जब तब देती है कि बेटा होता तो छोटे मोटे काम को किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। वो तो सब में पलक झपकते कर दूंगा।
पर मेरी एक शर्त है साहब। क्या? शर्मा जी ने पूछा। खाना मैं अपना खुद बनाऊंगा और गल्ला गांव से लाया करूंगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो, तोमर साहब और शर्मा जी दोनों एक साथ बोले। एक और रिक्वेस्ट है सर, माँ को जाकर एक बार बताना होगा। तुम अकेले नहीं, हम सब चलेंगे इस इतवार, राम जी ने फैसला किया। के लिए हमारी इस रोचक कहानी को यहीं रोकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपने नाम का मीनिंग व उसके आपकी लाइफ में प्रभाव को भी शेयर करें।